तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग को पता है कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो पेपर है उसका डेट अनाउंस हो गया एग्जाम का, ठीक है। तो कुछ भाइयों को कंसर्न आ रहा था, भाइयों का मैसेज आ रहा था कि अगर प्रीवियस ईयर करा देते हैं, तो बहुत हम लोग को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो दो तीन भाइयों का कमेंट था, तो मैं सोचा कि ठीक है, जो मैं क्लास में जो रेगुलर कर रहा था एस एस सी जेई मेन्स के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास अब शिफ्ट हो गया है। जैसे बात है कि अभी फिलहाल में जैसे हम लोग एस एस सी यूपी ट्रिपल एस सी जेई पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई देने चाहते हैं या फिर आप एस एस जेई मेंस देना चाहते हैं, क्वेश्चन का लेवल कुछ आपको कुछ क्या मतलब मैक्सिमम मिलता जुलता ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज एस एस सी सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी जेई का प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं, जो कि 2021 का पेपर है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब देखिए, कोई भी पेपर को अगर आपको क्रैक करना है तो लास्ट 5 साल का जो पी वाई क्यू होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही मैं सोचा कि नहीं, 21 से लेकर इसके पहले भी हुए हैं कुछ कुछ पेपर, उसके बाद भी कुछ हुए हैं, देख लेंगे जैसा होगा। आपके लिए मैं सारा पेपर में सोल्यूशन कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि लेवल क्या था उस टाइम, लेकिन अभी जो है, अभी आपका 2026 चल रहा है, तो अभी के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा पेपर मतलब अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग उस बात करेंगे। और अच्छे पेपर, अच्छे क्वेश्चन को अगर आपको अभी के ट्रेंड से अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मेरा अभी क्लासेस ऑनगोइंग है बीटीएससी जेई का, ठीक है। उसमें करीब 40+ क्लास हो चुके हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट अगर आप, वो सब्जेक्ट मतलब वो प्रैक्टिस अगर आप लगा लेते हैं, मानिए कि आप जितने भी रिसेंट में पेपर हुए ना, सारा पेपर आपने लगा लिया, समझे क्या? कि जितने भी बीटीएससी में जितने भी सेट हुए हैं, अगर हमको लग रहा है कि 40+ अराउंड हुआ है, 40 के प्लस हुआ है टेस्ट सारे, ठीक है, प्रैक्टिस सारे, तो वहाँ से अगर आप वो लगा लेते हैं, तो मान लीजिए कि जितने भी रिसेंट में पेपर हुए हैं, आपने सारा पेपर को कवर कर लिया दोस्तों। क्योंकि सारे जितने भी रिसेंट में पेपर हुए, सारे पेपर को उसमें, उस टेस्ट में, सॉरी उस प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन को डाला गया दोस्तों, ठीक है। रिसेंट में जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लेटेस्ट पैटर्न देखना चाह रहे हैं तो। और साथ ही साथ, अगर वो तो आपको करना ही करना है, आपको आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो। और साथ ही साथ आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जे का पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि डिफरेंट अलग अलग साल में जो आए हुए हैं, सारे का हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और डिटेल सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी के मैं आज का क्लास शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लास को शुरुआत करने से पहले हम लोग के लिए दो लाइन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लाइफ से रिलेटेड, हम लोग के पढ़ाई से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या है दो लाइन कि दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, ठीक है। ये जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मैं उसके लिए, सबके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, ठीक है। दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, ठीक है। बहुत ही डेडिकेटेड सेंटेंस है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। चलिए, यही जोश और यही जुनून के साथ हम लोग आज का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। चलिए। और हाँ, इसका इसका जो आपका, इसका जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का जो नेम है, आपको जाकर सर्च कीजिएगा, क्या, सिविल ऑल, सिविल ऑल जाकर आप सर्च कीजिए, सर्च कीजिएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसमें सारा अपडेट सबसे पहले दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई पेपर सोल्यूशन 2021 का पेपर है, ठीक है। चलिए,
इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी प्रकार का अगर आपको इजी भी लगे तो क्या कर सकते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर है भाई, अगर इजी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप देख के एक नज़र से देखिए, तुरंत आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए क्या है देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन इज यूज टू मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। ये तो बताने लायक है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट फाइंड करता है, ये तो आप लोग को पता ही है, बताने की जरूरत है क्या। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल फाइंड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लम्बर के बारे में भी आपको पता होगा कि प्लम्बर से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। फिर आपका जो कंपास के बारे में पता होगा, कंपास हम लोग दो टाइप का कंपास पढ़ते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि वेयर वेयर शुड यू इम्प्लीमेंट द स्टील रेनफोर्समेंट इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम। वेयर शुड यू इम्प्लीमेंट द स्टील रेनफोर्समेंट इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम में हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ये आपका सिंगली रेनफोर्स बीम है, स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये कौन सा जोन है, टेंशन जोन, टेंशन जोन ही ना, ये आपका कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो हम लोग जो सिंगली रेनफोर्स जोन प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एलवेज टेंसाइल जोन में। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्तों, सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन खास करके गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। जल्दी के चक्कर में गलती कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन को गलती नहीं करना है, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन तो सबके लिए हार्ड होगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए हार्ड होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन को गलती नहीं करना है, ये माइंड सेट एकदम। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होना है, चाहे किसी भी हर हाल में क्यों ना हो, ठीक है दोस्त। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिस्पेक्ट टू करेक्ट आंसर। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 2021 का जो पेपर है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका जो ये है ना फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे। चलिए देखते हैं क्या है कि ईडीएम कैन बी यूज अप टू द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, ठीक है। विच टाइप इज यूज विथ रेंज ऑफ अप टू 3 किलोमीटर। पहली बात की हम लोग जानते हैं कि ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए अच्छा, ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईडीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। बेसिकली हम लोग बात करें तो आपका ईडीएम जो होता है मेनली, मीडियम जो होता है एलवेज 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए फर्स्ट सारा इसमें लिखा गया है, सारा इसमें है, लेकिन पहले मैं आपको सारा का मैं बता देता हूँ कि आपका हम लोग इंफ्रारेड माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसका रेंज क्या होता है, माइक्रोवेव इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हैं तो इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। हम लोग ये जो जान जाएंगे तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग पहला बात करें तो आपका होता है माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखिए माइक्रोवेव का जो रेंज होता है, ठीक है, माइक्रोवेव का जो रेंज होता है एलवेज अप टू 100 किलोमीटर तक, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज अप टू 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो रेंज होता है किसका, माइक्रोवेव का, एलवेज कहाँ पे, अप टू द 100 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आपका क्या, इंफ्रारेड, ठीक है, ये आपका हो गया माइक्रोवेव। दूसरा आपका क्या हो गया, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
इसका जो रेंज होता है अप टू 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमको इसमें रेंज ही पूछ रहा है मैक्सिमम, देखें इसमें रेंज दिया गया है, ठीक है। रेंज जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आएगा ये रेंज कौन सा वेव का है और इसका रेंज कितना है, ठीक है। इंफ्रारेड का जो आपका वेव है, द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट अप टू 3 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ तक? 3 किलोमीटर तक। और जी इसके बाद जो आपका तीसरा होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजिबल लाइट वेव, ठीक है। क्या? विजिबल लाइट वेव, ठीक है। इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज हम लोग बोल सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर। इसका रेंज होता है 2.5 किलोमीटर, देखो 3 किलोमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर इसका जो रेंज होता है ये डे के टाइम में होता है, और आपका जो नाइट का टाइम है, नाइट के टाइम में इसका जो रेंज होता है 3 किलोमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग नाइट इट्स रेंज अप टू, यहाँ लिख देते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट के समय इसका जो रेंज होता है इसका विजुअल लाइट वेव का कितना होता है? अप टू 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे डे, ये आपका नाइट का टाइम का हो गया, और आपका डे का टाइम का, ड्यूरिंग डे इट्स रेंज अप टू 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका ये ईडीएम 3 टाइप का होता है, मैं तीनों टाइप का लिखा दिया कि सबका रेंज क्या होता है और कौन सा ईडीएम का कितना रेंज होता है दोस्तों, ठीक है। अब हमको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ईडीएम कैन बी यूज अप टू द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के लिए पहला ही होता है मैक्रोवेव कहाँ है? एक ही गुम है, ये 2 गुम है, मैक्रोवेव इंफ्रारेड, ठीक है। तो हमको देखना है ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको मैक्रोवेव है, मैक्रोवेव में ये वाला है, यहाँ भी है, इंफ्रारेड भी है। देखिए मैक्रोवेव, ठीक है, और इंफ्रारेड का भी जो आपका रेंज है, दोनों पूछा है ना। विच टैप इज यूज रेंज अप टू 3 किलोमीटर स्क्वायर। 3 किलोमीटर के लिए आपका ये हो गया, ठीक है। और माइक्रोवेव के लिए 100 किलोमीटर के लिए आपका जो रेंज है उसका माइक्रोवेव हो गया। मतलब इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते पहले किसका पूछा है? 100 किलोमीटर स्क्वायर का, मतलब पहला आपका जो हो जाएगा माइक्रोवेव हो जाएगा। माइक्रोवेव ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आप इसमें गलती भी कर सकते हैं, गलती कैसे कर सकते हैं? दोनों देखिए यहाँ भी दिया गया है माइक्रोवेव, इंफ्रावेव दोनों जगह है, दो ऑप्शन में है। लेकिन आपको जो पहले पूछ रहा है ना कि हमको पहले 100 किलोमीटर रेंज का पूछ रहा है, तो 100 किलोमीटर रेंज आपका किसका होता है? माइक्रोवेव का होता है। देन माइक्रोवेव जो मेरा फर्स्ट में होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग मार के आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? याद हो गया कि नहीं बता पहले? अगर याद हो गया हो तो पहले क्लास में याद करना है, ठीक है, बाहर नहीं। क्लास में आपको याद करना है, बाद में आपको 1 से 2 बार रिकॉल कर लेना, माइंड में एकदम शांति तरीके से आपका माइंड एकदम छप जाने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार अपना साथ में एकदम बोलते हैं ईडीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है। पहला क्या हो गया? माइक्रोवेव, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा विजिबल लाइट वेव, ठीक है। माइक्रोवेव का जो रेंज होता है एलवेज 100 किलोमीटर माइक्रोवेव का हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? इंफ्रारेड वेव का जो रेंज होता है अप टू 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। इसके बाद देन आपका विजुअल लाइट वेव, इसमें 2 रेंज होता है। फर्स्ट आपका डे के टाइम में कितना इसका रेंज होता है, देन आपका नाइट के टाइम में कितना रेंज होता है। तो डे के टाइम में जो इसका रेंज होता है 2.5 किलोमीटर होता है। देन आपका जो नाइट का टाइम होता है इसका रेंज होता है अप टू 3 किलोमीटर। ओके, कोई क्लियर नहीं? आंख बंद करके एक बार रिकॉल कर ले, माइंड में सेट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, मतलब कि विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए गुड ब्रिक का कंस्टिट्यूएंट पूछ रहे हैं। तो इसमें तो कोई भी जो लड़का नहीं भी पढ़ल रहेगा ना, अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा अगर खाली डिप्लोमा करके छोड़ दिया है तो उसको भी गलत कभी करवे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं जानना है इसके अंदर सारा हम लोग सीमेंट का गुड ब्रिक का जितने भी कंस्टिट्यूएंट होता है सबके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जब टॉपिक आ जाता है ना भाई तो मन करता है कि सारा जो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं सारा पॉइंट आपको बता दूं, ताकि किसी भी प्रकार का आपके जो होता है वो ना रहे दोस्तों, ठीक है।
ट्रिक बताए, ट्रिक देखिए क्या होता है। आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी याद है इसका सारा कंस्टिट्यूएंट तो मैं आपको बताता हूँ। लसीम, सलीम, SALIM, ठीक है। एस से क्या हो गया दोस्त? एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं पहले लिखूंगा सिलिका, सिलिका हो गया। दूसरा हो गया एल्यूमिना, एल्यूमिना हो गया। लाइम, लाइम हो गया। आई से आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया। एम से मैग्नीशिया। ये बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, जब आ गया है तो उसको थोड़ा बता देना बेहतर रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इसका परसेंटेज जान लेते हैं। सिलिका, सिलिका कितना परसेंट होता है दोस्त? 50 से 60%। एल्यूमिना 20 से 30%, ठीक है। लाइम, लाइम 4 से 5%। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड 5 से 6%। मैग्नीशिया लेस देन 1%। यहाँ तक क्लियर है, ये सबको याद होगा। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में, इसका प्रॉपर्टी जान जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिलिका का बात करें, तो अगर हम लोग सिलिका की बात करते हैं तो सिलिका, इसका प्रॉपर्टी क्या है? एक या यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या? यूनिफॉर्म शेप, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म शेप। अगर जब यही सिलिका का परसेंटेज जब ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वार्पिंग हो जाएगा ना। वार्पिंग नहीं होगा। जैसे सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होगा, इट मीन्स क्या होगा? ब्रिक आपका ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। तुरंत अब कुछ हाइट से आप गिराइएगा तुरंत तो टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक्सेस इट मीन्स कि ब्रिक मैक्स, या फिर सीधे लिखिए ना, मैक्स ब्रिटल। ये आपका हो गया किसका? सिलिका का, ठीक है। और थोड़ा आयरन और एल्यूमिना के बारे में जानते हैं। ये क्या, इसका फंस, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, जब ये एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज एंड वार्किंग हो जाता है दोस्तों। क्या? श्रिंकेज, श्रिंकिंग, श्रिंक कर जाता है ब्रिक, श्रिंक एंड वार्पिंग, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, सॉरी लाइम, लाइम क्या करता है? लाइम क्या करता है? लाइम क्या करता है? लाइम का फंक्शन क्या है ब्रिक में? लाइम का फंक्शन यही ब्रिक में कि वो क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब क्रैक होने से रोकता है, ठीक है। तो प्रिवेंट क्रैकिंग, ठीक है। और यही जब आपका एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रिक मेल्ट हो जाता है, ब्रिक मेल्ट्स, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड तो सबको पता है कि आयरन ऑक्साइड का क्या मतलब होता है। ये आपको क्या कलर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या? कलर, रेडिश कलर, रेडिश कलर एंड स्ट्रेंथ, रेडिश कलर एंड स्ट्रेंथ। और ये जब आपका एक्सेस हो जाएगा, ये जब एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है? ब्रिक, जब ये कलर जब एक्सेस हो जाएगा तो ब्रिक का कलर कैसा हो जाता है? डार्क, डार्क ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है? डार्क ब्लू। एक्सेस मेक्स, यहाँ लिखेंगे मेक्स, मेक्स डार्क ब्लू, डार्क, डार्क ब्लू, ठीक है। मैग्नीशिया लेस देन 1%। क्या? ये क्या करता है? मैग्नीशिया का फंक्शन क्या है दोस्त? पढ़े आप लोग, जरूर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के आए होंगे। मैग्नीशिया का फंक्शन क्या है? येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन येलो टिंट कलर, येलो टिंट कलर, टिंट। और एक्सेस जब हो जाएगा तो डिके ब्रिक्स, डिके ऑफ ब्रिक्स, डिके ऑफ ब्रिक्स। कोई दिक्कत? ये सबको याद होगा। मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दिया ताकि आपको भी, अगर कुछ कंसेप्ट भूल रहे होंगे
तो रिकॉल कर ले दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है कि मैनसर्ड ट्रस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए, किसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मैनसर्ड ट्रस। क्या पर्लिन रूफ, क्वीन पोस्ट, या फिर आपका स्लोपिंग किंग पोस्ट, या फिर आपका स्लोपिंग क्वीन पोस्ट, या फिर आपका स्ट्रटिंग, या फिर किंग पोस्ट, या फिर आपका किंग पोस्ट एंड क्वीन, ठीक है। तो आपको एक इसका डायग्राम आता है, डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इजी डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा तुरंत। ये देखिए यहाँ से ऐसे आता है, ये हो गया ऐसे, फिर आपका ठीक है। ये आपका हो गया किसका, ये मैनसेट ट्रस्ट है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम सारा का आपको नोमेनक्लेचर कर देते हैं कि किसका नाम क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए, ये आपका बीच का जो ये रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। आपको पहले कल कभी क्लास में बताया था स्ट्रट। ये आपका स्ट्रट हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वीन पोस्ट, क्वीन क्वीन पोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये वाला जो है आपका, ये सबको जानता है क्या, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। जब ये प्रिंसिपल राफ्टर होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल राफ्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका है, ये आपका टाई बीम है, टाई बीम, टाई बीम है, कोई दिक्कत। और हमको देखिए तो क्या पूछ रहा है, किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट। किंग पोस्ट कहाँ है दोस्तों, ये आपका स्ट्रट है दोस्तों, ये है ना, ये आपका स्ट्रट है, ठीक है। ये मेरा किंग पोस्ट है, ये जो है ये जो है ना आपका, ये आपका क्या है, किंग पोस्ट है, किंग पोस्ट है ये आपका। और ये जो है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं, इज ए कंप्रेशन मेंबर, ओके। ये देखिए हमको इसमें दिख रहा है कि पर्लिन, पर्लिन तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमको किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट दिख रहा है। मेरा ये आपका क्वीन पोस्ट हो गया, देन आपका ये किंग पोस्ट हो गया, मतलब सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त, ये वाला, कोई दिक्कत। ये आपका हो गया क्या, मैनसेट ट्रस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैनसेट ट्रस, मैनसेट ट्रस, ठीक है दोस्त। चलिए, कोई दिक्कत। हम्म अब देखिए, फाइन एग्रीगेट कैन पासिंग थ्रू आई एस सिव, बताए। ये तो इजी क्वेश्चन भाई, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको मारेगा, है कि बताने की जरूरत है क्या, ऐसा नहीं ना। हम्म मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यू हैव ए प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग, ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीटिंग फुटिंग लीनिंग टू द ग्राउंड, ठीक है। which of the which of the following limitations should be maintained for the thickness at the edge of the footing, for the thickness at the edge of the footing, ठीक है। कहाँ पे है, मेरा ग्राउंड पे है, देख रहे हैं ना आप लोग, पढ़े होंगे। अगर कोई भी फुटिंग अगर ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, या फिर अगर कोई भी फुटिंग मेरा पाइल पे रेस्ट कर रहा है, ये दो कंडीशन पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। अगर मेरा कोई भी फुटिंग अगर ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो एज का जो थिकनेस हो जाता है कितना होता है, लेस देन कितना, 15 सेंटीमीटर। अगर अगर आपका फुटिंग किसी पाइल पे रेस्ट कर रहा है, देन उसका जो थिकनेस हो जाएगा लेस देन 30 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इजी क्वेश्चन है। तब मेरा ये जो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, एट द ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, इसमें जो हम लोग जो एट द एज ऑफ फुटिंग जो हम लोग लेंगे, मिनिमम थिकनेस उसका जो होगा एज का कितना हो जाएगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। अगर यही हम लोग बोलते कि अगर
फुटिंग रेस्ट ऑन पाइल पे, दूसरा केस फुटिंग रेस्ट रेस्टिंग ऑन पाइल। अगर पाइल पे रेस्ट कर रहा है तो उसका जो मिनिमम थिकनेस जो होगा ऑफ द एज का कितना, मिनिमम थिकनेस एट एज कितना होता है, लेस देन थिकनेस नॉट बी लेस देन, नॉट बी लेस देन कितना से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, ये तो हम लोग पढ़े भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हैं ना, पढ़े होंगे, जरूरी है ऐसा नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब देखिए, which of the following foundation is adapted where the loose soil extended to the greater depth, लूज सॉइल है और एक्सटेंडेड टू द मतलब ग्रेटर डेप्थ तक वो जा रहा है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कौन सा फाउंडेशन। अगर मेरा सॉइल लूज है पूरी तरह से और ग्रेटर डेप्थ तक अगर हम लोग जा सकते हैं, मतलब डीपली जा सकते हैं, तो उस टाइप के फाउंडेशन के लिए हम लोग किस टाइप, उस टाइप के सॉइल के लिए हम लोग किस टाइप का फाउंडेशन यूज करते हैं, क्या राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ का सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत लो है ना, जहाँ का सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, लो हम लोग लिख सकते हैं कि लो बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको लग रहा है कि लूज सॉइल एंड एक्सटेंड टू द ग्रेटर डेप्थ देन इट इज कॉल्ड पाइल फाउंडेशन। पाइली फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, उसका जो सॉइल है लूज है और ग्रेटर डेप्थ तक मतलब फ्रीली हम लोग ग्रेटर डेप्थ तक जा सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्या, पाइल फाउंडेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिस्पेक्ट टू द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि वेलोसिटी करेक्शन इज अप्लाइड टू ए अकाउंट फॉर वेलोसिटी करेक्शन। ये आप लोग पढ़ेंगे किस में, अगर ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा तो इसको थोड़ा आप लोग स्टार मार्क कर लें, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि थोड़ा सा है नहीं, मतलब इजी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका जीपीएस से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसका, उसी से पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से देखिए, इसमें से जो पूछ रहा है कि वेलोसिटी करेक्शन इज अप्लाइड टू अकाउंट फॉर अ एटमॉस्फेरिक एरर, फॉर अ एटमॉस्फेरिक एरर, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी करेक्शन जो हम लोग अप्लाई करते हैं अकाउंट फॉर एटमॉस्फेरिक एरर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए अब आ गया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो आप लोग कभी गलती नहीं कीजिएगा, इजी क्वेश्चन भाई, इसमें तो गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। कोएगुलेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया, देन आपका सेगमेंटेशन हो गया। मैं आपको बताया था कि अगर मैच द फ्लोइंग स्टेप का अगर आता है तो हमको किस स्टेप से अप्रोच लगाना दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस ये अगर मैच द फ्लोइंग आया हुआ है तो इसमें आपको किस स्टेप से अप्रोच लगाए, बताएं। क्या सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमको वो हमको देखना है इसमें से कि हमको जिसका सबसे पहले हमको आता हो 100%, ठीक है। जैसे हम लोग कोएगुलेशन के बारे में जानते हैं, तो इस क्या है, केमिकल है, ठीक है। केमिकल हम लोग ऐड करते हैं वेस्ट वाटर में, यही ना होता है, केमिकल हम लोग ऐड करते हैं, इतना हम लोग जान रहे हैं कि केमिकल ऐड करते हैं वेस्ट वाटर में, ठीक है। तो देखिए तो कहीं पे है आपका केमिकल से कुछ है, केमिकल से है मेरा, हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर केमिकल, हाँ दो में दिया, केमिकल आर एडेड टू दैट कॉज अ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर टू क्लम्प टुगेदर, मतलब ऑप्शन नंबर ए का दो हमको लग रहा है। दो क्या मतलब, ये आपका 100% है, ये आपका हो जाएगा इसका, ये आपका हो गया दो का ए देखिए तो दो गो में है,
ये दोनों छट गया। अब देखते हैं बी का भी सेम है, सी चाहे डी का हम लोग देख ले तो मेरा काम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेडिमेंटेशन। सबको पता है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल सेटल डाउन करता है, ठीक है, बॉटम में। तो देखिए तो किसका, हाँ बी और सी का हमको डी का देखना था, डी का एक या चार, डी का पहले हम लोग एक देखते हैं। एक देखिए पहला ही दिया कि अलाउइंग रिमेनिंग पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, आंसर आ गया। कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत है क्या? बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है। इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे अब गलती भी नहीं होने का चांसेस है, आप लोग गलती भी नहीं कीजिएगा। हमको आई होप लग रहा है कि आप लोग इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, तो बेबी ये सब क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और आ गया टेबल मस्त वाला, ठीक है। अब बताएं कि दे आप लोग को सीमेंट एंड एग्रीगेट का दिया हुआ दे दिया है रेशियो, और पूछ रहा है कि किसका यूजेज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कौन से कंक्रीट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कौन सा रेशियो का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, फॉर हैवी वॉल फाउंडेशन फुटिंग के लिए, जनरल वर्क के लिए हम लोग कौन सा ग्रेड का यूज करते हैं, ये सारे दिया गया है, आप लोग बताएं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग का स्टार्ट होता है M5 से होता है, यही ना होता है M5 से। एम कितना होता है इसका, एक 1:5:10, ये ना होता है। इसके बाद क्या होता है M7.5 हो गया, फिर M10 हो गया, फिर आपका M15 हो गया, फिर आपका M20 हो गया, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये सब का तो बताने की जरूरत नहीं है, रेशियो बताने की जरूरत नहीं ना भाई, ये सब तो ईजी है यार, ये सब तो लोग डिप्लोमा में इतना पढ़ लिए होंगे कि सब आपको नस नस में बैठ गया है। लेकिन हाँ आपको थोड़ा जानकारी ये करना है कि अगर M5 है, ठीक है, एक 1:5:10, तो इसका यूजेस कहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि M5 1:5:10, इसका यूजेज हम लोग मेनली करते हैं हैवी वॉल के लिए, ठीक है। हैवी वॉल आपको अगर बनाना है, ठीक है, हैवी वॉल बनाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग 1:5:10 का रेशियो लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो 1:5 हैवी वॉल, ये देखिए फर्स्ट में ही इसका 1:5:10 मेरा इसका है। देखिए तो चार का ए, चार का एक ही है ये भाई साहब, गजब, चार का ए, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई ऐसा अगर आपको तुरंत मिल जाए तो तुरंत मार के आपको आगे बढ़ जाना है दोस्तों। लेकिन हमको, हम लोग क्लास कर रहे हैं भाई, तो हमको सारा जैसे ये आपका M5 हो गया, फिर 1:2:4 का हम लोग जानेंगे, फिर 1:1.5:3 के बारे में जानेंगे, 1:1:2 के बारे में जानेंगे, सारा का यूज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा बेहतर से, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1:1:2:3, 1:2:4, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए आपको 1:2:4 है, ठीक है। 1:2:4 ये कितना हो गया, ये आपका M15 हो गया, ये कितना हो गया M5 हो गया, ठीक है। तो आप जानिएगा कि आपको पता होगा कि 1:2:4 जो है जनरली इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, आरसीसी, जनरल आरसीसी वर्क में, ठीक है। जैसे आपका स्टेयर केस हो गया, सीढ़ी बनाना हो, बीम बनाना हो, कॉलम बनाना हो, जनरल वर्क में, ठीक है। जनरल वर्क में हम लोग 1:5:3 1:5:4 का यूज करते हैं, जो कि M15 का ग्रेड है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए 1:5:3, 1:5:3 इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं कहाँ पे, 1:5:3 इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं फॉर ये देखिए 1:1.5:3 इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं वाटर टैंक में। आप लोग को पता है कि वाटर टैंक में हम लोग M20 M30, ये आप लोग को पता है ना। तो मेनली हम लोग जो 1:1.5:3 का यूज जनरली करते हैं वाटर टैंक में। वाटर टैंक इट मीन्स वाटर टैंक और ब्रिजेस और सीवर में, ठीक है, इसका ये हो गया। और जो आपको बच गया 1:1:2 इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं किसमें, फॉर हैवी लोडेड कॉलम एंड लॉ आरसीसी लॉन्ग आर्चेस, लॉन्ग स्पान आर्चेस, ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को आप लोग सारा देख लेंगे यहाँ पर, मैं मैच कर दिया, आंसर नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब याद है पूरी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो इस टेबल को आप लोग याद कर ले दोस्तों, ठीक है। बेसिकली इतना ही पूछता है एग्जाम में, ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर इतना इस टेबल के माध्यम से याद कर लेना तो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है,
after analyzing a flow meter, you observe that it has enough state pipe length. आप लोग जानते हैं कि फ्लो मीटर क्या मेजर करता है, फ्लो मेजर करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक आपका फ्लो मीटर है, तो उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि उसमें इनफ मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ उसमें स्टेट पाइपलाइन होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर द मीटर, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस पाइप लेंथ। ये जो इसका जो बहुत सारे पाइप स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है, यही पूछ रहा है कि इसका मेन रीजन क्या है बिहाइंड दी पाइप दिस पाइप लेंथ। ये जो स्ट्रेट पाइप लेंथ है इसका मेन रीजन क्या है। इसका देखिए मेन रीजन यही है कि जब भी हम लोग वेलोसिटी अगर हमको वेलोसिटी मेजर करना है, तो जब भी आपका कांस्टेंट फ्लो होगा, ठीक है, एक स्टेबल फ्लो होगा, ठीक है। जब स्टेट बहुत सारा स्टेट पाइप लाइन है, अगर हमको उसमें वेलोसिटी मेजर करना है, इट मीन्स जब वो एक स्टेबल फॉर्म में फ्लो करता रहेगा, स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोफाइल स्टेबल फॉर्म में फ्लो करता रहेगा, देन इट इज उस टाइम जो उसका प्रोफाइल बनेगा मोस्ट एक्यूरेट रहेगा और मोस्ट स्टेबल रहेगा। समझ रहे हैं ना, मोस्ट एक्यूरेट आएगा और मोस्ट स्टेबल रहेगा, देन इट इज कॉल्ड। इसीलिए हम लोग स्टेट पाइपलाइन सारा मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ पाइप को हम लोग इनफ पाइप को हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दिया है क्या, इसमें दिया फर्स्ट की मिनिमाइज चोकिंग अंडर हाई फ्लो कंडीशन, एकदम नहीं। डैम्पिंग पाइप वाइब्रेशन जनरेटेड नियर एल्बो, एकदम नहीं। एम्पलीफाई द कोरियोलिस इफेक्ट फॉर ए बेटर अरेंजेबिलिटी, एकदम इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए स्टेबलाइज द फ्लो प्रोफाइल विद इन द फ्लो मीटर, ठीक है, मतलब वो स्टेबल फॉर्म में पानी फ्लो करेगा सारे पाइप में, ठीक है। इसके कारण अगर हम लोग फ्लो अगर वेलोसिटी भी हम लोग मेजर करना चाहे तो ऑब्वियसली इजी मेजर हो जाएगा और मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है दोस्तों। समझ रहे हैं ना, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए अब देखिए। हाँ हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमको लग रहा है जरूरत है क्या, बताएं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द टर्म यूज टू डिफाइन ए ब्रिक कट इन सच ए मैनर दैट इट वन लॉन्ग फेस रिमेन अनकट, वन लॉन्ग फेस रिमेन अनकट, क्या उसमें क्वीन क्लोजर बोलेंगे। इसमें ये क्वेश्चन तो आप लोग इजिली इसको एलिमिनेट कर दिए, इसको एलिमिनेट कर दिए, अब बच गया दो। क्वीन क्लोजर बोलते नहीं है, तब जो बच गया क्लोजर, इसको इसी को तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई ब्रिक है, ठीक है, कल से मैं एक ब्रिक भी लाऊंगा, ठीक है, मतलब ओरिजिनल ब्रिक आपको दिख मतलब प्रैक्टिकल के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। ब्रिक रहेगा उसमें एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि लोग ब्रिक से क्वेश्चन गलती कर देते हैं, हमको लग रहा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर पूछ देगा ना तो आप घबरा जाइएगा, ठीक है, क्योंकि लोग उसमें पढ़ते उतने हैं जितना आपको एग्जाम में आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डीपली जाएंगे, अगर आप मेंस लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से भिड़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उस लेवल का क्वेश्चन भी कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, विथ ईटा लेके बताऊंगा आपको। मैं ब्रिक्स मेरे हाथ में रहेगा, ठीक है, हाथ में मेरा रहेगा, चारों साइड से मैं आपको इस बताऊंगा भी और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत रहेगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्तों। बहुत जल्दी में वो सब कंसेप्ट मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लें इसके लिए। अब देखिए क्या है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ, सॉलिड रीडिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ, देन आपका टारगेट स्टाफ। अब बताएं कि इनमें से अलग अलग दिया गया है, अब बताएं कि किसका सबसे पहले मैच करना है। मैं आपको पहले भी फिर से बताया कि आपको कौन सा देखना है दोस्त, सबसे पहले मैं उसको देखना है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं 100%, ठीक है। किसमें कंफर्टेबल है, किसमें आप कंफर्टेबल हैं दोस्तों। हमको तो लग रहा है हम जिसमें कंफर्टेबल हैं, हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हम टारगेट स्टाफ में, ठीक है, टारगेट स्टाफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ क्या होता है, ठीक है। देखिए टारगेट स्टाफ हम पढ़े हैं कि इट हैज़ मूविंग टारगेट अगेंस्ट विच रीडिंग आर टेकन बाय द स्टाफ मैन, द स्लाइडिंग टारगेट कम्स अलॉन्ग विद द वर्नियर। यही तो हम लोग जानते हैं टारगेट स्टाफ के बारे में ना। तो मेरा ये जो ऑप्शन जो हो जाएगा डी का, डी मेरा आ जाएगा 2 में, ठीक है। ये आपका हो गया टारगेट स्टाफ। और दो दो की कहाँ पे है, ये आपका एक एलिमिनेट हो गया और 3 में आपका 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं सी का। सी आपको क्या है, टेलीस्कोपिक स्टाफ। टेलीस्कोपिक स्टाफ जो होता है, टेलीस्कोपिक स्टाफ, इसमें से द स्मॉलेस्ट डिवीजन 5 mm, ये तो होगा नहीं। द रीडिंग आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम अ टेलीस्कोपिक हैंड्स, अपियर इन्वर्टेड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि इट हैज़ थ्री, हाँ, इट हैज़ थ्री टेलीस्कोपिक लेंथ। ये देखिए, ये आपका हो गया टेलीस्कोपिक स्टाफ का। It has three telescopic length of the one is 1.5, 1.5 and 2 meter when stretched out fully. Normally it is total length is 5 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को ये आपका टेलीस्कोपिक स्टाफ का डिफिनेशन दिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है कि इसमें जो टेलीस्कोपिक लेंथ होता है, ये इसका 3 लेंथ होता है, 1.5 मीटर का होता है, फिर आपको 1.5 इंटू 2 मीटर का होता है। ठीक है, और व्हेन स्ट्रेच आउट फुल्ली, ये फुल्ली स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, इट्स टोटल लेंथ जो इसका टेलीस्कोपिक स्टाफ का जो टोटल लेंथ होता है एलवेज 5 मीटर होता है दोस्तों, जो कि इसमें लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी का 4 से मैच कर रहा है। तो सी का 4 मेरा किसमें है, ये तो कट गया। सी का 4 मेरा दो दो ये था ना, ये तो कट गया, ये दोनों में अब है ये कट गया, ये दोनों कट गया, अब 2 बच गया। ठीक है, सी का 4 आपका ये हो गया। अब बच गया मेरा क्या, सॉलिड स्टाफ और सेल्फ स्टाफ रीडिंग। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि मेरा जो सॉलिड स्टाफ होता है, ठीक है, सॉलिड स्टाफ में जो उसका जो लेंथ होता है, ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन 5 mm होता है, और उसका लेंथ जो होता है एलवेज 3 मीटर का होता है दोस्तों। ठीक है, किसका, सॉलिड स्टाफ का। सॉलिड स्टाफ का देख रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन 5 mm, इट्स लेंथ अबाउट 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट किसमें है, बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी में है, इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, आपको तुरंत देखना है, कि नहीं हमको इसके बारे में पता है, तब कंफर्म कि सॉलिड स्टाफ ये होता है, तुरंत इसको मारना है। ठीक है, और तुरंत मैच करना है। मैथ देखिए, क्वेश्चन बनाना बड़ा बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन देखना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, हम यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ, जो सबसे पहले मिले उसको मार के आप आगे बढ़ना दोस्तों। ठीक है, ये पेपर का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि fill in the blanks refers to the dispersion of solid or liquid particles of macroscopic size in the air। हवा में जो आपका पार्टिकल्स होते हैं बहुत मैक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। ठीक है, बिना मैक्रोस्कोप से आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। ठीक है, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, एयर हो गया, एयर में सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, एकदम नहीं। रेडियो एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, एकदम नहीं। फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, एकदम नहीं। इसको हम लोग एलोज बोलते हैं एरोसोल। ये आपका एरोसोल का डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, एरोसोल द डिस्पर्सन ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल। ये दोनों टाइप का होता है, कैसा, सॉलिड भी होता है, आपका लिक्विड पार्टिकल भी, लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक साइज, मतलब बहुत ही मैक्रो, जब तक मैक्रोस्कोप विदा मतलब इतना छोटा होता है जैसे आपका डस्ट ही है, डस्ट है, आप डस्ट को देख पाइएगा नहीं ना, वो जब तक आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं जाइएगा देख नहीं पाइएगा। ठीक है, डस्ट हो गया, आपका स्मोक हो गया, आप लोग देखे होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एरोसोल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय ए टेकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय ए टेकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, क्या रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन, ऐसा हम लोग पढ़े क्या। टेकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है, टेकोमेट्रिक सर्वे एक ऐसा सर्वे है जो कि मोस्ट एक्यूरेट आपका हिली रीजन में हम लोग करते हैं, और जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, टेकोमीटर के मेथड से। ठीक है, तो ये जो यहाँ बोल रहा है कि रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन, एकदम नहीं। रिक्वायर्ड पुल करेक्शन, एकदम नहीं। डू नॉट रिक्वायर्ड एनी करेक्शन, ना ही पुल करेक्शन ना ही स्लोप करेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिजिकल टू डिस्टेंस फाइंड करने का, डिजिकल टू KS प्लस सी, ये तो सबको पता होगा, पता है ना भाई, KS प्लस सी। के क्या हो गया, सी क्या हो गया, एस क्या हो गया, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ मेटलाइजिंग, विच मेटल इज यूज इन अ
प्रैक्टिस ऑफ ए पेंटिंग ऑफ ए ब्रिज इन इंडियन रेलवे, ठीक है। इन बीच मेटल इज प्रेजेंट इन प्रैक्टिस ऑफ ए पेंट। अच्छा, इनमें से कौन सा पेंट हम लोग यूज करते हैं दोस्तों? ब्रिज इन इंडियन रेलवे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस पूछ रहा है ना, कि देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मेटलाइजिंग बीच मेटल इज यूज इन अ प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ ए पेंटिंग ऑफ अ ब्रिज इन ए इंडियन रेलवे। तो रेलवे जो हम लोग पेंट का जो यूज करते हैं, बीच मेटल, कौन सा मेटल का यूज करते हैं? एलवे जो हम मेटल यूज करते हैं, एलवे क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है? जिंक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। जिंक का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, रेलवे में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी द टोटल प्रेशर, व्हाट शुड बी द टोटल प्रेशर ऑन ए सबमर्ज ब्लॉक। एक कोई बॉडी है, सबमर्ज बॉडी है, ब्लॉक कोई है जो कि पानी में समर्ज है, जो कि बोला कि जिसका एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, विद द फ्लूइड सरफेस, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि कैसे ये बनेगा दोस्तों। ये देखिए, हम लोग बात करते हैं कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, और मेरा यहाँ कोई एक बॉडी है, ये मेरा कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि मेरा सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है, ये मेरा वाटर लेवल है ओ, ठीक है। और ये मेरा जो एच है क्या है? डेप्थ ऑफ सेंटर है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये इसका जो एरिया है, ए क्या है? इसका एरिया है, ठीक है। अब देख लिए, इसका ये एच हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मान के चलते, इसका स्पेसिफिक गामा है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट है ये, स्पेसिफिक वेट इसका कुछ होगा, ठीक है, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या? टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर इट मीन्स, ये आपको एक्स निकालना है दोस्तों, एक्स निकालना है, ये आपका जी हो गया, ठीक है। ये आपको ये निकालना है एक्स, ये वाला ये निकालना है, ये आपको हो गया एक्स, एक्स पॉइंट पे निकालना है टोटल प्रेशर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया, लिख दिया कि वेयर ए इज एरिया, एक्स इज ए गेज प्रेशर ऑन एलिमेंट्री एरिया, ये दिया गया, एंड एच स्टार इज ए डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया फ्रॉम अ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोई डेटा कि आपका जो इसका प्रेशर कितना, इस पर प्रेशर कितना हो रहा है। देखिए, तो अगर इस पॉइंट पर हमको प्रेशर देखें, तो प्रेशर इंटेंसिटी P इजकल टू एक्स, है ना। आपका प्रेशर इंटेंसिटी एक्स हो गया, देन इट इजकल, हम लोग एरिया इसका देखते हैं, एरिया कितना है? एरिया आपका ए है, ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल, क्या निकालना है दोस्तों? टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर क्या होता है दोस्त? एफ इजकल टू क्या होगा? स्पेसिफिक वेट गामा इंटू ए एच, यही ना होगा। इसको और थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो रो जी ए एच, ये तो होगा ना, रो जी ए एच या फिर गामा इंटू एच होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा? पी इजकल टू एक्स, पी प्रेशर इजकल टू एक्स इजकल टू रो जी एच। अब हमको निकालना टोटल प्रेशर एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? एफ इजकल टू आपका हो गया क्या? अगर हम लोग देखें, अगर मेरा एक्स जो है इसके बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एरिया, एक्स इंटू एरिया लिख सकते, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एक्स इंटू एरिया मेरा ये जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया गया, बस इसको अगर प्रेशर इंटेंसिटी दिया, एक्स दिया था, एरिया दिया हुआ था, टोटल प्रेशर हम लोग जानते हैं कि रो जी एच होता है, रो जी एच होता है क्योंकि एरिया है, ठीक है। एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया तो होता ही है, ठीक है। तो पी इजकल टू एक्स इंटू ए जी रो जी एच, और एफ इजकल टू रो जी एच को हम लोग एक्स बोल रहे थे, एक्स इंटू ए आ गया क्या? टोटल प्रेशर, ठीक है, रो इंटू ए।
सॉरी एक्स इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, हाँ मतलब इजी क्वेश्चन है। पहले ये सिंगल डिजिट में पूछता था, अब इसको स्टेटमेंट वाइज में बताना दिया है, ठीक है। स्ट्रिपिंग वैल्यू दोस्तों स्ट्रिंग का बताएं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। क्या पूछ रहा है, स्टेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर रिमूवल ऑफ शटरिंग। शटरिंग को रिमूव करने के लिए उसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर ध्यान दीजिएगा ये वाला। असेंडिंग ऑर्डर बोला, जहाँ पर हम निकाल दिया डिसेंडिंग, खेला खत्म है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स क्या, सबसे पहले, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद छोटा से उससे बड़ा, बड़ा बड़ा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए देखते हैं। शटरिंग फ्रॉम, शटरिंग फॉर्मिंग सॉफिट, सॉफिट ऑफ स्लैब, ये तो होगा नहीं। शटरिंग फ्रॉम सॉफिट ऑफ बीम, ये भी नहीं होगा। शटरिंग फ्रॉम द वर्टिकल फेस वाला एकदम सही है, पहला ही आएगा सी, सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में होगा, ठीक है। ये दोनों हो गया। उसके बाद देखते हैं सी डी के बाद क्या है, ए और डी है। ए क्या है दोस्तों, ये है शटरिंग फ्रॉम सॉफिट ऑफ स्लैब, ये 3D में रिमूव करते हैं, 3D में। स्लैब का, स्लैब के केस में 3D में हम लोग शटरिंग रिमूव करते हैं, और आपका जो बीम के केस में 7D में रिमूव करते हैं, ठीक है। 3 days, बीम के केस में 7 days, इसका 24 से 48 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ पर इसके बाद सी या डी, डी क्या है आपका, हेवी लोडेड शटरिंग, ये तो होगा नहीं, हेवी लोडेड शटरिंग, तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो मेरा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर किसमें, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। ये सब तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें तो आप लोग को कभी गलती होने के चांसेस भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तुमसे बिछड़ के, हाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इज प्रिवेंटेड बाय द शियर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी, ठीक है। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, जो क्या, कौन सा, क्या पूछ रहा है, शेयर एनफोर्समेंट, अच्छा, प्रिवेंटेड बाय द शेयर एनफोर्समेंट। शेयर एनफोर्समेंट यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग नहीं भी अगर पढ़े भी रहेंगे तो हम लोग इजीली हम लोग मतलब खाली ऑप्शन देके हम लोग मार सकते हैं कि डायगोनल टेंशन होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, दिमाग जरूरत नहीं ना है दोस्तों, क्योंकि सादा ये तो कैबिंग अलग होता है, टेम्परिंग का तो अलग इसका फंक्शन है, सुपर हीटिंग का इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं इसमें अप्लाई हो रहा है, तो जो बच गया डायगोनल टेंशन इज राइट आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो कि आपको आपको मतलब आपको माइंड से खेल जाते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में अगर आप टाइम दीजिएगा, टाइम वेस्ट कीजिएगा, तो फिर मतलब सही नहीं ना है। ये सब क्वेश्चन को देखना है कितने, सारा ऑप्शन अलग है, ये कि जो कि इससे रिलेटेड होगा, सीधे मार्क के आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब, आ गया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तुमसे बिछड़ के, इसका आंसर थोड़ा आप लोग बताएं। जिंदा हूँ ये याद तो जिंदा है, याद तो जिंदा है। अकॉर्डिंग टू, सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए थोड़ा सा गाना बाद में, गाना तो होता ही रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेडिएशन मेथड, अब रेडिएशन मेथड के बारे में बोल रहा है, यहाँ दे दिया है कि हमको कैसे कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको बताएं कि रेडिएशन मेथड का जो होता है उसके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। सारा पॉइंट इसमें दिया गया, ई तक पॉइंट है, आप लोग बताएं एफ तक है, बताएं कि सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा। जैसे इसमें दे दिया है ए दे दिया, ए सब में कॉमन है, मतलब ए देखते हैं क्या है। सेलेक्ट ए पॉइंट ओ सो दैट ऑल पॉइंट टू बी लोकेटेड आर विजिबल फ्रॉम इट, एकदम सही है कि सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट को लोकेट करेंगे जहां से सारा स्टेशन विजिबल होगा, एकदम सही है, ये स्टेटमेंट है, मतलब ए सब में है, ई भी सब में है। ई क्या हो गया दोस्त, ई आपका है सेट अप द टेबल एट ओ लेवल, सेलेक्ट ए पॉइंट ओ ऑन द सीट सो दैट इट इज एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन ओ ऑन द ग्राउंड, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो हो गया। अब हमको देखना है कि सी या फिर डी। सी क्या है, सी आपका है कि मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी हम लोग क्या किए, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे हम लोग टेबल सेट कर लिए, लेवल कर लिए, उसके बाद हम लोग
पॉइंट ओ ऑन द सीट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। अब हमको क्या किया, वो पॉइंट जो मेरा सीट पे था हम लोग एग्जैक्टली हम लोग मार्क कर लिए, ठीक है। सीट पे मार्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मीडियन ये करते हैं, या फिर डी क्या दिया है, डी आपका सेंटिंग द एलिडेट ऑफ ओ बाइसेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स। जैसे ही हम लोग एक ओ स्टेशन हम लोग मार्किंग किए ना सीट पे, देन उसके बाद जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, आपका एलिडेट से हम लोग सेंटरिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। चारों स्टेशन का एलिडेट से हम लोग सेंटरिंग करते हैं चारों स्टेशन का, जो कि हाँ स्टेशन पे एलिडेट से हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। सेंटरिंग करने के बाद सेंटरिंग द एलिडेट का हम लोग सेंटरिंग कर लिए, आपका ये डी आएगा, डी इसमें आएगा, ये होगा, ठीक है। सी नहीं होगा, ये बोला डी के बाद, ठीक है। डी के बाद हम लोग करते हैं मार्किंग नॉर्थ डायरेक्शन जो आपका होता है मैग्नेटिक मीडियन से, ठीक है। वो आपको हम लोग करते हैं किसमें, डी में, डी के बाद करते हैं, डी के बाद करते हैं, इट मीन सी में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त, समझे ना, सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद हो गया सी, डी हो गया, उसके बाद ई करते हैं, ई क्या करते हैं, ई हो गया आपका, ओ ई तो ए डी सी एफ, एफ क्या हो गया, मेजरिंग द डिस्टेंस। फिर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सारा मेजर करते हैं, फिर प्लॉट के साथ साथ हम लोग प्लॉट भी करते जाते हैं, हो गया, बन गया मेरा रेडिएशन मेथड से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त, सॉरी सी इज राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच among of the following modes of the measurement is true for calculating डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स के लिए बताएं किन में से अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि इट इज ए टिपिकली गिवन ए क्यूबिक मीटर, ये सरासर गलत है। डीपीसी को हम लोग मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं, ये बोल रहा है क्यूबिक मीटर में, ये गलत हो गया। इट इज मेजरिंग एज पर ड्राइंग स्टेटिंग थिकनेस, द डिस्क्रिप्शन मस्ट बी इंक्लूड फ्रेमवर्क फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, एकदम सही है। इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द ग्रॉटिंग, एकदम गलत। इट हैज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एज स्पेसिफाइड, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये ड्राइंग में हमेशा मेंशन रहता है सारा चीज, यही लिख रहा है कि इट इज ए मेजरिंग एज ड्राइंग एज पर ड्राइंग स्टैटिक थिकनेस, जो ड्राइंग में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को डीपीसी का थिकनेस फाइंड आउट करना दोस्तों, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फ्लोइंग बिल्डिंग टाइप्स, आइडेंटिफाई द वन दैट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द सेंटर लाइन मेथड। अब आप बताएं कि सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है इसमें दिया है कि सेंटर लाइन मेथड के बारे में तीन दिया है कि सेंटर लाइन मेथड हेक्सागोनल होता है, सर्कुलर होता है, ऑक्टागोनल होता है, पता है। सेंटर लाइन मेथड हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको ये मेरा एक 4x5 का कोई रूम है, ठीक है, ठीक है। तो हमको इसको सेंटर लाइन से मेथड से हमको इसका ये निकालना है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट सेंटर लाइन मेथड से हमको इसके लेंथ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, इसका हम लोग सेंटर टू सेंटर पहले हम लोग ये करते हैं, ये नहीं करते हैं दोस्त, सेंटर टू सेंटर हम लोग मार्क कर लिए, और हम लोग जिसका वॉल थिकनेस है इधर से आधा घटाते हैं, इधर से आधा घटा देता है, ठीक है, वही तो करते हैं ना। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, वही करते हैं हम लोग। तो ये बोला कि इसका जो शेप होता है हेक्सागोनल भी होता है, सर्कुलर भी होता है, देन आपका ऑक्टागोनल भी होता है, मतलब तीनों शेप का ही होता है। सेंटर लाइन मेथड तीनों शेप का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। लेकिन ये जो मेथड है, कोई कोई बुक में आपको मिलेगा कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, किसी किसी में मिलेगा आपका ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड वे में बात किया जाए तो ये एक्यूरेट मेथड नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्विक मेथड बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड मतलब मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ये आपका क्यों मतलब तुरंत ये हो जाता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, जब उसमें टाइम लग रहा है इट मीन्स कि वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया डी इज राइट आंसर है, ठीक है, डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द टी बीम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्त। कंसीडर द टी बीम स्ट्रक्चर फॉर लाइट लोड ऑन ए कंटिन्यूअस बीम,
व्हाट इज द रेंज ऑफ ए रेशियो बिटवीन द टोटल डेप्थ टू द डेप्थ विथ इट्स टोटल स्पान। कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम। इसमें क्या पूछ रहा है, पहला आपका क्या है, लाइट लोड है, लाइट लोड। दूसरा क्या हो जाएगा, मॉडरेट लोड। ये टेबल इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ और आप लोग को याद भी करना है। लाइट लोड, मॉडरेट लोड, तीसरा होगा हैवी लोड, हैवी लोड। ठीक है, लाइट लोड में कितना आसमान, कितना कितना बाय कितना आसमान, ये कितना इसका आसमान वेरी करता है लाइट लोड में। मॉडरेट लोड में आसमान कितना वेरी करता है, और आपका हैवी लोड में आपका जो आसमान है कितना वेरी करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर हम लोग लाइट लोड का बात करें, ठीक है, लाइट लोड का बात करें तो इसमें जो आपका आसमान वेरी करता है एलवेज कितना, 15 से 20। ठीक है, L बटा 1/15 से 1/20। ठीक है, ये किसी केस में आपका है, ये आपका 15 से 20 आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर है। ठीक है, या अगर लाइट लोड यहाँ पर अगर लाइट लोड दिया है तो ये वाला ऑप्शन होगा डी। अगर आपको मॉडरेट पूछ देगा तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, बनाएंगे और क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए मॉडरेट दे दिया है, मैं थोड़ा सा आपको मैं ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे याद करना है। ठीक है, अगर आप इसमें आप कन्फ्यूजन भी कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत एक जरा भी नहीं है। देखिए एम अल्फ़ाबेट नंबर से 13, आपको क्या ध्यान रखना है, 12/15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हो जाएगा, मॉडरेट लोड का L/12 से L/15 ऑफ द स्पान लिख सकते हैं, ऑफ द स्पान। एक आपको हैवी लोड मतलब H8, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/10 से लेकर 1/12 ऑफ द स्पान। क्लियर है, खत्म है, कहानी साफ है, समझ गए ना। आपको ये तीनों याद रखना है। लाइट लोड के केस में मेरा कंटिन्यूअस बीम है तो लाइट लोड के केस में मेरा आसमान कितना होगा, मॉडरेट लोड के केस में आसमान कितना होगा, देन आपका हैवी लोड के केस में मेरा जो आसमान होगा कितना हो के बीच वेरी करेगा। ठीक है, आंख बंद कीजिए, बोलिए सिया राम, बोलिए क्या, लाइट लोड के केस में कितना होता है, लाइट लोड के केस में अगर कंटिन्यूअस बीम है तो लाइट लोड के केस में मेरा जो आसमान होगा 1/12 से 1/20 के बीच में वेरी करेगा। आपका लाइट लोड हो गया। फिर आपका आ गया मॉडरेट लोड। मॉडरेट लोड में हम लोग क्या पढ़े कंसेप्ट, उसमें ट्रिक लगाए कि M13 है, इट मीन्स कि 12 होगा, एक कम होगा, 12 होगा मतलब 1/12 से लेकर 1/20 के बीच में आसमान वेरी करेगा। ठीक है, 12 से 15 किसमें, 12 से 15 वेरी करेगा। ठीक है, तीसरा हैवी लोड की वजह में H8 हो गया, मतलब 1/10 से लेकर 1/12 के बीच में वेरी करेगा, बस और कुछ नहीं है। समझ गए ना, 2 से 3 बार रिकॉल कीजिएगा इस मंत्र को, ऑटोमेटिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत तो है ना भाई, क्या दिक्कत ले रहा है, टेंशन क्या ले रहा है, अगर दिक्कत हो रहा है तो है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप कमेंट करें, फिर देखिए इसकी कैसे नहीं याद होगा। याद करने के लिए खाली आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहे। ठीक है, आंख बंद कीजिए, 2 से 3 बार रिकॉल कीजिए। पहले मंत्र सुन लीजिएगा कि मंत्र सर क्या बता रहे हैं, एक बार मंत्र पढ़ लीजिएगा कि हाँ वीडियो में इस तरह बताया गया है, बस ट्रिक आपको याद हो जाएगा। माइंड में 2-3 बार उसको घुमा लीजिएगा, अरे ऐसे होता है, M13 था तो ये कम करना है, H8 था उसको एक बढ़ाना है, बात खत्म है, ये तो है खेला। ठीक है, चलिए क्या है, ए सॉइल लेयर ऑफ द डेप्थ H is divided into a sub layer of the thickness T to is out of the calculation of a settlement of the soil layer. You wish to calculate the final settlement by the performing some operations on the each thick layer. Which of the following options will be help to find the total settlement of the layer? टोटल सेटलमेंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले आप हमको ये बता दें कि टोटल सेटलमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो हाँ जी भैया, हम लोग जानते हैं कि मेरा जो टोटल सेटलमेंट का फार्मूला होता है क्या होता है, चेंज इन H डिवाइडेड बाई H इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है, अब हमको निकालना है चेंज इन सेटलमेंट। चेंज इन सेटलमेंट निकालने के लिए क्या होता है, डेली डिवाइडेड बाई 1 प्लस E0 इंटू H, यही होता है ना चेंज इन सेटलमेंट का फार्मूला। ठीक है, चेंज इन सेटलमेंट का फार्मूला ये हो गया।
तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका ये आपका डेल चेंज इन सेटलमेंट हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका सेटलमेंट इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एम भी चेंज इन पी भी और आपका एच हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, एम भी क्या हो गया दोस्त, एम भी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और चेंज इन ये आपका क्या है, चेंज इन प्रेशर, या एच क्या हो गया आपका, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका निकालना क्या है, निकालना है हमको फाइंड द टोटल सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट का जो होगा आपका, टोटल सेटलमेंट जो होता है एलवेज क्या सबमिशन होता है, सबमिशन ऑफ किसका, एम भी डेल पी और एच तीनों का सबमिशन होता है, मतलब तीनों का जोड़ होता है दोस्तों। ठीक है, तीनों का जोड़ होता है। तो देख रहे हैं कि तीनों तीनों का जोड़ हो रहा है, तीनों का स्क्वायर प्लस ही हो रहा है, सबमिशन ही हो रहा है। द सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, ये इजी क्वेश्चन था। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस ये लिखाना है एम बी डेल पी इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपका जो सबमिशन होता है, क्योंकि हमको पूछ रहा था कि फाइंड द टोटल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट जो होता है एलवेज सभी का सबमिशन होता है, सभी का प्लस होता है दोस्तों। ठीक है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, चेंज इन प्रेशर और आपका टोटल सेटलमेंट। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ये आपका सेशन चलेगा अभी, क्योंकि हम लोग का प्रीवियस ईयर पे आ गए हैं, तो सारा प्रीवियस ईयर हम लोग करना हम लोग का मैंडेटरी है। ठीक है, और कल भी हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल के साथ में, ताकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस वो देख सके। क्योंकि पेपर में यार आपको ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से आपको अलग देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कुछ सेम सेम एज टी आपको कुछ क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, चाहे इसके कंसेप्ट से मिल जाएगा, लेकिन आपको रिलेशन प्रीवियस ईयर से ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।